हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर आपका स्टडी। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग हर दूसरे दिन यानी अल्टरनेट डे में हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन जीके का बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जितने भी यानी लॉकडाउन के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा उस सभी में आपको लाभदायक रहेगा। और साथियों, जैसे कि जानते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन भले ही हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें मैं 30 से 40 क्वेश्चन का इसमें कंटेंट में प्रोवाइड कराता हूं। और यह 20 से 25 मिनट का जो यह वीडियो है, और जैसा कि आप लोग देखे थंबनेल में देखे होंगे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, जो डीआरडीओ एमटीएस है, सीएचएसएल है, ये सभी एग्ज़ामों में काम आने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधा का सर्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है। क्या है? पौधे का सर्वभौमिक प्रकृति ऑक्सीन है। ऑप्शन ए है IBA, ऑप्शन बी है NAA, ऑप्शन सी है IAA और ऑप्शन डी है साइट्रिक ऑक्सीन। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग पहले करते आते, पहले इसका आंसर जानते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा IAA, यानी पौधे का सर्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है IAA। अब सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानना है। तो IAA का होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एक तो पहला नंबर ये फुल फॉर्म हो सकता है, ये फुल फॉर्म ज़्यादा नहीं पूछता है इसका, चूँकि थोड़ा सा कठिन है। IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और जैसे IBA का है तो सेम इसी तरह इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड होता है। ठीक है, ये होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है ऑक्सीन, तो साथियों IAA ऑक्सीन जो है, यह सबसे पहले तो खोज किसने किया तो और कब किया? तो खोज IAA का डार्विन ने किया था, और 1880 में डार्विन ने इसका खोज किया ऑक्सीन का। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आंसर तो बता IAA ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन हो गया। और एक इससे हट के है, जैसे फूल खिलाने वाले जो हार्मोन होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या है? फूल खिलाने वाले हार्मोन को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है, हिंदी में ही लिख देते हैं, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, ये नहीं है, फ्लोरीजेंस, यानी फूल को खिलाने वाले हार्मोन जो होता है वो होता है फ्लोरीजेंस। ये ध्यान रखना। यानी 3-4 क्वेश्चन इसमें कवर किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? देखिए इसमें ये क्वेश्चन तो एक इस पे बन जाता है कि सिर्फ ऊर्ध्वपातन क्या होता है। अब उसके बाद फिर डिटेल में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ए अमोनिया सल्फेट, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोरेट और ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड। तो साथियों सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वपातन कर सकता है तो यह होता है, ये चारों ऑप्शन में से अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए सबसे पहला तो ये देखिए कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो साथियों ऊर्ध्वपातन ये होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़, यानी जैसे गैस से हम लोग जब गैस को, यानी ये सॉलिड से ऊर्ध्वपातन जो होता है साथियों, यह होता है सॉलिड यानी ठोस से, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट, यानी सॉलिड से गैस में, यानी लिक्विड में नहीं जाना है, यानी बिना लिक्विड में गए हुए सॉलिड से गैस में जो हो जाता है उसी को ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, यानी अंग्रेजी में इसको सब्लिमेशन बोला जाता है। अब जैसे इसका एग्जांपल से हम समझाते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि आपके सभी के घरों में आपने कभी ना मंदिर में गए होंगे, पूजा वगैरह किए होंगे, तो उसमें जो कपूर होता है, कैम्फर बोला जाता है, कैम्फर। तो यानी कपूर जो है आप उसको देखे होंगे कि यह अगर आप एयर में यानी धूप में या फिर कहीं भी एयर में रख दीजिएगा तो यह क्या होता है, ये धीरे धीरे ख़त्म होते गए ये उड़ जाता है, यानी सॉलिड आपको दिख रहा। सॉलिड के बाद यह लिक्विड में नहीं दिखेगा और इसके बाद क्या होगा, यह डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यही इसका एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर
थर्ड पे। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कपूर तो बोल ही दिए, इसके बाद अमोनिया क्लोराइड इसी क्वेश्चन में आपको मिल गया था, जैसे एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक अम्ल, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बल की परिभाषा को किस आधार पर विख्यात किया जा सकता है। साथियों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये इसमें कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें गलती करके आते हैं। तो देखिए इसका पहले मैं, और साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब करके साथियों बेल बटन दबा दिया कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, ऐसे तो मैं अभी अल्टरनेट डे पे जैसे आज किए हैं तो कल नहीं छोड़ के, यानी कल छोड़ के परसों मैं इस पर फिर से 6:30 बजे अपलोड करूँगा एक वीडियो। तो बेल बटन दबा दिया कीजिए ताकि आपको पता चले, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और जैसा ही कुछ और अपडेट आता है रिगार्डिंग एग्ज़ाम के, तो फिर मैं अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, बल की परिभाषा को किस आधार पर विख्यात किया जा सकता है। जैसा कि बोले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन पहले देख लीजिए, न्यूटन के गति का पहला नियम। ऑप्शन बी है न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ऑप्शन सी है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और ऑप्शन डी है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए सबसे पहला तो जैसे ही आंसर देखेगी, अच्छा बल का परिभाषा है तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम, और जो कि 100% गलत है। अक्सर स्टूडेंट यही मार के आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्स बराबर एम में, अच्छा फोर्स बराबर एम में मतलब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, तो ये 100% गलत हो जाता है। तो देखिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा वह न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार। साथियों ये फार्मूला ठीक है, इसके फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये सेकेंड नियम के, लेकिन जो ये फोर्स का जो यानी कि परिभाषा जो दिया, वो न्यूटन का फर्स्ट नियम ही दिया था फोर्स का परिभाषा। और वो परिभाषा होता था साथियों, देखिए फोर्स बराबर होता था G इंटू M1 M2 बटे R²। ये G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी हिंदी में बोला जाए तो सर्वात्रिक ऐसा कुछ बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब देखिए ये आया कहाँ से, जैसे मान लीजिए कि एक मास का वस्तु ये है और एक मास का ये है, इसके दो यानी बीच का डिस्टेंस जो है, यानी एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि R है। तो अब देखिए इसमें एक मास M1 इसका है, एक मास M2 इसका है, तो फोर्स बराबर जो होता है मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, यानी M1 एंड M2, और अपॉन में यानी रेडियस जो डिस्टेंस बिटवीन का है, इसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपको फार्मूला, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे भी बन जाएगा, और इसी को मॉडिफाइड करके सेकेंड लॉ बनता है, और यही फोर्स बराबर M इंटू ए, यानी मान लीजिए एक ये मास है और इसको ये जो है जैसे M2 को अलग छोड़ दिया तो ये हो जाता है A, यानी G का वैल्यू होता है। इसीलिए जो होता है तो यही होता है, जैसे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर G अगर यहाँ पे ले लेंगे इसको इतना को, तो यही होता है G का, ये G का जो होता है फार्मूला भी होता है, G का फार्मूला हो जाता है Gm/R²। ये भी आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन टाइप से बन जाता है, और जो पहला फार्मूला उसमें पूछ देता है कि मास फोर्स जो है वो मास के समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो होता है समानुपाती। और रेडियस का पूछ देता तो वो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये फ्रेंड जो G जो यूनिवर्सल यानी सर्वात्रिक कांस्टेंट जो है, इसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11। अच्छा इसका यूनिट भी पूछता है, न्यूटन मीटर पर kg², ये होता है इसका यूनिट, यानी इस G का जो यूनिट भी पूछ देता है न्यूटन मीटर पर kg²। आप उससे जो मेन फार्मूला जो लिखे थे F बराबर G M1 M2 बटे R², वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से किस में निम्न प्रतिरोध होती है। निम्न प्रतिरोध नहीं बोला साथियों, प्रतिरोधकता बोला है, यानी निम्नलिखित में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है इबोनिट, और ऑप्शन डी है नाइक्रोम। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे नाइक्रोम, ये पहले तो इसका आंसर हो गया, नाइक्रोम इसका आंसर हो गया। अब निम्न प्रतिरोधकता नाइक्रोम का आप देखे होंगे, जो घर में आप लोग ठंडा के समय में जो हीटर में यूज करते हैं या फिर खाना बनाने में जो यूज होता है, उसमें ये नाइक्रोम का ही वायर यानी लपेटा कुंडलीकृत उसमें लपेटा रहता है, जिसके कारण वह हीट जनरेट करता है। सबसे पहला इतना आप जानिए कि यानी नाइक्रोम के कारण, यानी नाइक्रोम में प्रतिरोधकता
कम होता है। अगर प्रतिरोध पूछता है यानी रेसिस्टेंस पूछता है तो ये हाई होता है। ठीक है साथियों, यानी रेसिस्टेंस पूछता तो वो हाई होता है, प्रतिरोधकता पूछा तो वह कम होता है। अब देखिए जैसे नाइक्रोम है तो नाइक्रोम में क्या क्या रहता है, यानी कौन कौन सा इसमें एलिमेंट मिला रहता है। तो इसमें देखिए नाइक्रोम में क्या होता है, निकेल, क्रोमियम और आयरन, ये तीनों का मिक्सचर रहता है। नाइक्रोम में जो होता है निकेल, क्रोमियम और फेरस, ये तीनों का मिक्सचर जो रहता है उसी को नाइक्रोम बोला जाता है। और यह जैसे कि बताए थे कि विद्युत हीटर में इसका यूज होता है कुंडली का निर्माण में, और इसका ऊष्मा प्रदान करने का यानी रेसिस्टेंस हाई करने का। अब देखिए ऊष्मा कैसे हाई पर ये प्रदान करता है, तो क्यू बराबर एक फार्मूला होता है I² RT, यानी R जो है इसके समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा रहेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट, यानी आपको गर्मी के दिनों में आपको ज़्यादा हीट प्राप्त होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन ए है पला नारियन, ऑप्शन बी है घोंघा, ऑप्शन सी है एस्केरिस, ऑप्शन डी है स्नेल। क्या है, ऑप्शन डी है स्नेल, SNAIL ये होता है। अब देखिए इसका आंसर भी यही है स्नेल, यानी क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो वो है स्नेल। तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है साथियों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, इसको तो आप जरूर ही ध्यान में रखें। तो देखिए इसका डिटेल भी देखें। क्वेश्चन 6 है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी नमकीन यहाँ गोल होगा, घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस विघटित, आगे देखते क्या लिखा है, निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। ठीक है साथियों, यह है निम्न में से किस रूप में, उधर देखिए रूप में विघटित हो जाती है, यह है क्वेश्चन। अब देखिए ऑप्शन इसका NaOH प्लस ये तीनों है। अब देखिए इसका एक ट्रिक भी मैं लास्ट में बताऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन जैसे बोला है उस तरह हम पढ़ते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी सोडियम क्लोराइड NaCl को यानी नमक को बोला जाता है जलीय घोल में, जलीय मतलब वाटर में। अब जैसे ही इसमें क्या आता है बिजली यानी करंट इसमें प्रवाहित किया जाता है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाता है। अब जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि NaCl Na+ में टूटता है, Na+ और Cl- में, H2O OH- और H+ में टूटता है, इतना आपको पता है। तो Na+ इधर OH- ये जाके एक बनाएगा NaOH+, यहाँ Cl है, इधर आपको दिख रहा है कि Cl है, तो यही से Cl, ये Cl जो है ये Cl2 हो जाएगा। यही जो H+ बचा तो इसी को जब 2 मिल जाएगा तो यानी H2 हो जाएगा। यानी आपको तो यहाँ से अगर देख सकते हैं तो Cl जैसे यहाँ से अलग होगा तो Cl के रूप में तो इसका प्रोडक्ट तो कोई ना कोई बनेगा ही। अब इसका इसी के आधार पे आप इसका आंसर देखिए। ऑप्शन बी में देखिए Cl का कहीं पे कुछ है ही नहीं, यानी Cl का कुछ नहीं है। ऑप्शन सी में भी NaOH मिल रहा है, H2 मिल रहा है, O2 आ रहा है, जो कि होगा चूँकि OH NaOH के साथ ये रिएक्शन बना लिया और OH को यानी NaOH को कास्टिक सोडा बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। तो मतलब आराम से आप सिर्फ ऑप्शन के अनुसार आप आराम से इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं इजीली। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो आराम से NaOH + H2 + Cl2, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी के एक अणु यानी मोलिक्यूल, क्या बोला है, पानी के यानी H2O के एक मोलिक्यूल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास बोला है का अनुपात हमेशा कितना होगा। हमेशा बोल दिया, ये हमेशा वही होता है। अब देखिए मोलिक्यूल जो हाइड्रोजन यानी पानी का बोला है तो ये क्या होता है H2O। अब जानते हैं कि H का जो है मोलिकुलर मास होता है 1, तो 1 और 2 है तो 1 × 2 = 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ द्रव्यमान का बोला है तो 16, और इसी का रेशियो बोला था, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। आप देखिए ऑप्शन देख लीजिए 1:8, यानी किसका पहले बोला, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे
ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, यानी 8:1 होगा कि 1:8। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा। हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा था, यानी हाइड्रोजन का पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ 2 और 16 आया। तो अब देखिए 2:16। अब इसको आप कट करेंगे, रेशियो में किसी से गुना करिए या किसी से भाग दीजिए। अगर दोनों बगल सेम दीजिएगा तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको पता होगा। तो ये 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1:8। एक तो क्लियर होगा कि 8:1 या 1:8। तो क्या होगा आंसर 1:8, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देता कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यानी बेसिक, जैसे H2O का बेसिक पूछा जाता था सेम इसी तरह। तो क्या हो जाएगा H2O, जैसे 2HTO इस तरह से पूछता था, यहाँ H2O हो गया। तो 1:8 जो है यही इसका, यानी H का 1 और O का 8, यानी H का 1 मोलिक्यूल और O का 8 मोलिक्यूल, यही इसका बेसिक फार्मूला भी हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर, यानी सबसे मिनिमम जो आप जैसे मान लीजिए ये अगला C4H14 है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब C4H14 का अगर बेसिक फार्मूला पूछ देता, तो अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे ये क्या 7/2 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में नहीं रख के आप 2 से डिवाइड कर दिए, यानी C2 और H7 इसका बेसिक फार्मूला हो जाता। ये भी ध्यान रखना। तो इसी तरह क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ देता है बेसिक फार्मूला में, तो ऐसा होता है। सिर्फ फ्रैक्शन में आपको नहीं रखना है बस। अगर C2H7 ही रहता क्वेश्चन में तो वही इसका बेसिक फार्मूला भी हो जाता, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है C4H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। ऑप्शन ए हेक्सीन, ऑप्शन बी है हेक्सेन, ऑप्शन सी है हेक्साइन और ऑप्शन डी है हेप्टाइन। तो साथियों सबसे पहले तो C4H14, जैसे C4H14, साथियों ये C4H14 नहीं होगा, ये C6 होगा। ये यहाँ से कट करके C6H14 होगा, तब ये फार्मूला बन रहा। C6H14 है, ध्यान में ये रखना, इसका हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। अब देखिए एक तो पहले अल्केन, एल्कीन और अल्काइन आपने सुना होगा। यानी अल्केन जो होता है साथियों, वह उसका जो है फार्मूला हो जाता है, यानी CnH2n+2, यानी सेचुरेटेड कार्बन जो रहता है वह एल्केन, यानी एन जैसे ही आया ये सेचुरेटेड कार्बन, और ये फार्मूला होता है CnH2n+2। अब देखिए यहाँ से मिल रहा है इसका फार्मूला 6 है, 6 का 2 गुना कीजिए +2 कीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ। 6 का 2 गुना 6 दूना 12 +2 14, यानी यह एल्केन ग्रुप का है। अब इसी में C6H14 H12 दे देता, मान लिया जाए C6H12 दे देता तो 6 दूना 12 होता। तो अब देखिए उसमें क्या होता, 6 दूना यानी C6H12 रहा था। अब देखिए ये जो होता है एल्कीन ग्रुप का होता है, यानी इन ग्रुप का होता है। अब देखिए इसमें इसका फार्मूला आता है CnH2n, ये सिर्फ होता था देखिए 2, यानी n का 2 गुना तो 6 दूना 12, तो यानी एल्कीन। इसी तरह एल्काइन ग्रुप का अगर पूछता तो ये होता है CnH2n -2, जैसे पहला में +2 था इसमें -2। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे C6H10 यानी 6 दूना 12 -2, तो ये हो जाता अल्काइन ग्रुप का, यानी ट्रिपल बॉन्ड इसमें आता। हाँ ध्यान रखना, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन अगर लिखा है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे ये 6 है साथियों, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे C6 है, अब जैसे मीथेन होता है, जैसे एक कार्बन है तो यह मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन। इसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, ये पेंटेन, हेक्टेन, तो इस तरह से रहता है। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते डेकेन, हेक्सेन तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ C6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी हेक्सा। 6 को हेक्सा बोलता है तो इसीलिए हेक्सेन हो गया, यानी एन हो गया तो हेक्सेन हो गया। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। सबसे अम्लीय मतलब एसिडिक। और जैसा कि आप जानते हैं एसिड और बेस जो होता है यह पीएच वैल्यू पे डिफाइन है, यानी पीएच वैल्यू पे ही यह बताया जाता है कि एसिड है कि बेस है। अब देखिए पीएच का मान जो होता है साथियों, वह सबसे पहले ध्यान रखना, यानी पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, यानी 0 है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, इसका आंसर भी इसी में पता चल गया आपको। और अगर 14 है तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक, यानी स्ट्रॉन्ग बेस बोलता है 14 को, और 0 को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। इतना ध्यान रखना। अब देखिए पीएच का वैल्यू कैसे रहता है। अब जैसे यहाँ से पीएच का वैल्यू यहाँ, यानी ये हो गया 7,
ये 0 और यहाँ पे होता है 14। यहाँ जल का क्या होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, यानी नॉर्मल नेचुरल ये न्यूट्रल रहता है, तो वह होता है 7। और इधर से जैसे जैसे इधर आप आइएगा तो एसिड से कन्वर्ट हो जाएगा ये न्यूट्रल की तरह। अब उसके बाद 7 से जैसे ही आप इधर बढ़िएगा न्यूट्रल से या बेस की तरफ यह अग्रसर होते जाएगा। और 14 जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका आप आंसर देख लीजिए। तो इसका क्या बोला, सबसे घोल सबसे एसिडिक, यानी जिसका pH मान 0 होता है वह सबसे एसिडिक होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान बोला, इनके बीच की कितनी भिन्नता होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन 26, 32, 20, 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, यानी 14 इसका डिफरेंस रहता है। अब देखिए एक तरह से इसमें मतलब समजातीय के डिफरेंस यानी क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास का डिफरेंस जो है वह 14 होना चाहिए। तो इसी को बोलता है समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच की भिन्नता। अब देखिए इसमें, अब जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। और इसी में सिलिकॉन ले लीजिए, तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है 28। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा 14 और यही इसका आंसर है, यानी 14। यानी ध्यान रखना कि 14 का अगर डिफरेंस है वही होता है समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्य। ठीक है। अब देखिए साथियों एक और इसमें इंपॉर्टेंट, जब इसका परमाणु एटॉमिक का जब बात चला है तो मैं इसमें और बताता हूँ। जैसे आप न्यूक्लियस में कभी कभी पूछ देता है कि न्यूक्लियस में जो है साथियों वह उसमें कौन कौन सा यानी क्या प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस, जैसे एन से ही शुरुआत होता है न्यूक्लियस में यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। अब देखिए कभी कभी ये पूछ देता है, जैसे कोई एटम दे दिया, जैसे अभी कौन सा ले लें, जैसे सोडियम का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे सोडियम का आप लोग भी जानते हैं, सोडियम का 11 और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। अब ये 23 मतलब क्या क्या रहता है इसमें, यानी यह एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास यह किसका किसका एडिशन रहता है, यानी क्या क्या मिला के 23 बनता है। देखिए इसमें साथियों प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन रहता है वही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यही होता है एटॉमिक मास। अब देखिए ये 11 जो है एटॉमिक नंबर, यही हमेशा, ये क्या बोल रहे हैं, हमेशा ये प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर जितना उतना ही प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन भी बराबर रहेगा जब यह चार्ज, इस पर चार्ज कोई भी चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव यानी Na+, Na- इस तरह से नहीं, यानी न्यूट्रल रहेगा, तब यह इलेक्ट्रॉन भी बराबर होता है। अगर प्लस माइनस रहा तो उस तरह से यह चार्ज बढ़तेगा, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ते घटते रहता है। तो यहाँ पे जैसे न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, ठीक है। और ये एटॉमिक मास जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये ध्यान रखना। ये 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है साथियों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए साथियों। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।